नारा लगाएंगे क्योंकि आज इस सभा का उद्घाटन होने जा रहा है। व्यापारी एकता, व्यापार मंडल, व्यापारी एकता, श्याम बिहारी जी अमर रहे, मनोहर लाल कुमार जी अमर रहे। और आज की सभा का दिन भर उद्घाटन किया गया तो आमंत्रित करते हैं इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं को कि वो कृपया मंच पे आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। चेयरमैन बाबूलाल जी को कि वो मंच पे आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। अध्यक्ष विजय प्रकाश जैन जी को कि वो मंच पे आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। प्रवाल जी और मोहन भाई जी सभी से निवेदन है कृपया मंच पे आवे और अपना स्थान ग्रहण करें। हेलो कैमरा लग गया अब हो गया अपने अपने स्थान पे व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की जय। भारत अन्याय से निस्दिन दूर रहे, जीवन हो सोत सरल अपना, सुचि प्रेम सुधारस परिसामी, मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिसु देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। व्यापारी एकता जिंदाबाद। सभी साथी हमारे आ गए हैं और अब हमारे साथी आ गए हैं और कुछ लोग जो रास्ते में अटके हुए हैं धीरे धीरे आ जाएंगे। सभा की कार्यवाही आज विधिवत हम प्रारंभ कर रहे हैं और दीप प्रज्वलन हो चुका है केदारनाथ जी के द्वारा, इस वंदना हो गई है। प्रारंभ करें। हम अपनी बहन से निवेदन करेंगे कि कृपया वंदे मातरम का गीत गा करके राष्ट्रगान गा करके इस सभा का हमारे व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। कृपया अपना स्थान करें और उनका स्वागत है और हमारे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ऊपर लगा दो। मेरा नमस्कार, मैं हेमंत गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी भारतीय उद्योग व्यापार मंडल दिल्ली प्रदेश।
और जनरल सेक्रेटरी दिल्ली वेजिटेबल ऑयल ट्रेड एसोसिएशन। Other President Federation of South India Trade Association, महामंत्री दिल्ली प्रदेश भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। ललित अग्रवाल दिल्ली स्टेट रूट एंड हार्डवेयर ट्रेडर एसोसिएशन चावड़ी बाजार और कैशियर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल दिल्ली प्रदेश। चंद्रभूषण गुप्ता वाइस चेयरमैन दिल्ली प्रदेश अपना भारतीय उद्योग व्यापार मंडल दिल्ली और एग्रीकल्चर ट्रैक्टर मार्केट एसोसिएशन मोदी का प्रेसिडेंट। सुरेश खंडेलवाल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष बजरंग बली ट्रेडर्स एसोसिएशन चावड़ी बाजार 7वें सीताराम बाजार। कमल कुमार महासचिव फेडरेशन ऑफ सर्कुलर ट्रेड एसोसिएशन। रामोदर टैल हरियाणा से आरती एसोसिएशन के कन्वीनर और राष्ट्रीय आरती एसोसिएशन के महासचिव। सुरेश नागपाल कार्यकारी मेंबर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, चेयरमैन द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल इंडस्ट्री एंड ट्रेड, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर दिल्ली वेजिटेबल ऑयल ट्रेडर्स एसोसिएशन। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज मुरारका, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भारतीय उद्योग व्यापार मंडल राजस्थान और नेशनल ऑयल ट्रेड एसोसिएशन का सचिव। थैंक यू। राजेंद्र शर्मा जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ सदर बाजार दिल्ली। महेश सिंगल चेयरमैन दिल्ली कैनवस मर्चेंट एसोसिएशन आजाद मार्केट। सत्यभूषण जैन जेके फ्रेटर्स प्राइवेट लिमिटेड और जैन समाज दिल्ली का जनरल सेक्रेटरी और नेशनल कमेटी का मेंबर। धन्यवाद। बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ पटना बिहार संगठन मंत्री सीताराम प्रसाद। राजीव अग्रवाल गोगामा से सदस्य भारतीय उद्योग व्यापार। मान गोयल श्रीगंगानगर राजस्थान से जिला अध्यक्ष श्रीगंगानगर और मानगढ़ जिला व्यापार संघ। रमेश कोलवाल राष्ट्र मंत्री भारतीय व्यापार उद्योग मंडल। रामावतार अग्रवाल राजस्थान मसाला उद्योग व्यापार संघ अध्यक्ष एवं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल में उपाध्यक्ष, राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ में वरिष्ठ उपाध्यक्ष। सुमित अग्रवाल राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ मेंबर। योगेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का युवा प्रदेश महामंत्री। खरे बांदा से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश संयुक्त महामंत्री। महेश सदवैया क्रांतिकारी पार्टी सदस्य उत्तर प्रदेश। महेंद्र जैन मयूर प्रदेश चेयरमैन उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ललितपुर से। अभिनव भारद्वाज संगठन मंत्री भारतीय उद्योग व्यापार मंडल हरिद्वार उत्तराखंड। अश्विनी डिंगरा, मैं पंजाब से हूँ, वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन, जनरल सेक्रेटरी पंजाब डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी हूँ मैं भारतीय उद्योग व्यापार। धन्यवाद। मैं गणेश वासने जिला एटा यूपी के हूँ और सक्रिय सदस्य हूँ प्रदेश का प्रणाली। जय श्री राधे। संजीव कुमार वासने बंटी बाबू अवागढ़ एटा उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय मंत्री भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, चेयरमैन एपीएस ग्रुप एग्जीबिशन। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, राधे राधे। और माँ के बिहारी लाल की जय। थोड़ा सा माँ के प्यारी के जयकारे से अगर शुरुआत हो जाए तो इससे बड़ी बात नहीं होती। हमारे मन तन दोनों जो है प्रसन्न होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं। आप सभी जितने भी मेरे बाहर लोग बैठे सभी का नमस्कार। मेरा नाम बालकृष्ण अग्रवाल है, मैं दिल्ली राइस मिल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का मैं चीफ पैटर्न हूँ। और गाजियाबाद मथुरा इसमें मेरा व्यवसाय है, मेरा व्यापार है, काफ़ी मैं काम करता हूँ। और अभी आप लोगों ने मेरे को इसमें सम्मिलित किया है भारतीय उद्योग व्यापार मंडल में, इसका भी मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत है। धन्यवाद।
जनरल कमेटी दिल्ली और प्रेसिडेंट भारतीय उद्योग व्यापार मंडल दिल्ली। मैं डॉक्टर साहब विष्णु पूर्व विधायक ग्राम पूर्व सांसद और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पैतृक कुकरवाना में अपना व्यवसाय है और वर्तमान में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का प्रथम सेवक होने के नाते मैं विजय प्रकाश जैन आपसे स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपका आभार करता हूँ। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में आप सभी का स्वागत है। मैं केदारनाथ बीकानेर वाला हमारा मिठाई और नमकीन का व्यवसाय है और सब जगह फैला रहा है। दुबई, कतर सब जगह जा रहे हैं, काम खोल रहे हैं। विदेशों में ज़्यादा ध्यान है कि हमारी जो ये मिठाइयाँ हैं, हमारी जो प्रोडक्ट है, जो बाहर से लोग खाली मैदे की मिठाई खाते हैं, तो ये सब चीज़ें खिलाने का पूरा शौक है हमारा बच्चों को। जोरदार ताली बजा कर चेयरमैन राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ, अध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार मंडल राजस्थान और चेयरमैन भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। पवन कुमार, कन्वीनर फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन, राष्ट्रीय कन्वीनर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और व्यवसाय है होलसेल का सदर बाजार में। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, चेयरमैन चैम्बर ऑफ एसोसिएशन महाराष्ट्र इंडस्ट्री एंड ट्रेड एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन। मैं गोपाल दास अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, स्वागत तो करा दो। ऑल इंडिया फूड ग्रेन डीलर एसोसिएशन का सक्रिय सदस्य और मध्य प्रदेश के अनाज व्यवसायियों का पूरे प्रदेश का अध्यक्ष। अभी दिल्ली के मर्चेंट से भी आए, उनसे भी निवेदन है कि वे अपना परिचय। गुप्ता, प्रधान दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन नया बाजार। चावल का व्यवसाय है नया बाजार में और चावल का एक्सपोर्ट का काम भी है। जनरल सेक्रेटरी दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन नया बाजार, चेयरमैन दिल्ली दाल मिल मिलर्स एसोसिएशन दालों का काम। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। अब हम सब लोग एजेंडे की ओर बढ़े, उसके पहले जैसे हमारी परंपरा है, दिल्ली के हम दोनों अपने महामंत्री राकेश जी से, हुमन जी से निवेदन करेंगे कि हमारे आज के उद्घाटनकर्ता श्री बीकानेर जी को माला पहना करके और बुके लेकर के उनका स्वागत करें। हरियाणा से मानी जी और उत्तराखंड के अनुभव जी से निवेदन है कि वो हमें राम अवतार चायल भारतीय एसोसिएशन से, उनसे भी निवेदन है कि मंचासीन सभी लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, विजय प्रकाश जैन जी का, हमारे भैरव प्रसाद मिश्रा पूर्व सांसद, प्रेम अरोड़ा जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, हमारे संयोजक जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। इधर देखते जाओ, ये फोटो भी खींच रहे हैं। हमारे मोहन भाई जी महाराष्ट्र से आए हैं, उनका भी माल्यार्पण करके स्वागत करें। गोपाल जी ज़्यादा टाइम मतलब आई। अब हम आपको चेक देते हैं। तो वो भैया फोटोग्राफ हो गई है। मोहन अग्रवाल, बीकानेर वाले जिनको नाम से जानते हैं और पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में जिन्होंने अपने मेहनत से, अपनी ईमानदारी से और अपने परिश्रम से जो एक कायम किया है, मुकाम कायम किया है, उसके लिए हम सब लोग ऋणी रहेंगे। और एक रास्ता दिखाया है व्यापारियों के लिए कि किस प्रकार से हम मल्टीनेशनल को हवा न बना करके देशी लोग भी कहां से कहां पे पहुंच सकते हैं, केवल हमें अपने आदर्शों को मानने की बात है।
अतुल गर्ग जी हमारे बीच में आए हुए हैं। उनका हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि हमारे पूर्व सांसद भैरव प्रसाद जी को पुष्प बुके देकर के स्वागत करें, पूर्व सांसद। और हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष बांदा के जी बांदा से आए हुए हैं, उनसे निवेदन है और योगेन जी कि वो आवे। राजू अग्रवाल गुड़गांव से आए हुए हैं, उनसे निवेदन है कृपया वो आवे और प्रेम अरोड़ा जी को बुके दे। कुछ लेकर के उनका भी स्वागत करें। और राजेंद्र शर्मा जी दोनों से निवेदन है हमारे उत्तर प्रदेश के। हमारे उद्घाटनकर्ता रतन जी अग्रवाल बीकानेर। सिंगल जी का कुछ भेंट करके उनका भी स्वागत अभिनंदन करें। जोरदार ताली बजाएं भाई धन्यवाद। इनको अभी बड़ी लड़ाई लड़नी है और इसी से शुरुआत होनी है। जबकि प्रधानमंत्री जी की घोषणा है बिल्कुल स्पष्ट कि किसी प्रकार के खाद्यान्न पे, लस्सी पे, दही पे, आटा पे, चावल पे, गेहूं पे किसी प्रकार के खाद्यान्न पर कोई जीएसटी नहीं लिया जाएगा, लेकिन फिर भी सरकार ने लगा दिया। तो मैं समझता हूँ अगर इसमें भी हम चुप बैठ गए तो आगे फिर क्या होगा क्या नहीं क्या कहा जा सकता है। क्योंकि इसके लिए तो सब जितने भी प्रांत हैं, जितनी स्टेट, सब में अपने वित्त मंत्री जो वहाँ के हैं, क्योंकि जीएसटी काउंसिल में वित्त मंत्री जाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, तो हमने तो यहाँ दिल्ली में अपने जो वित्त मंत्री हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया है और निर्मला सीतारमण जी से समय भी मांगा है और रिप्रेजेंटेशन दिया है। जब तक सारे देश के अनाज के व्यापारी इस काम के लिए नहीं खड़े होंगे, क्योंकि बिना एकता के कुछ नहीं होता, और एकता में इतना बल है कि कपड़े के व्यापारियों के 5% का 12% कर दिया था अभी थोड़े दिन पहले। उन्होंने एकता दिखाई, पूरे देश में आवाज उठी, तो दोबारा 5% सरकार ने करना पड़ा। तो मेरा तो आप सबसे यही आग्रह है कि जब तक आप लोग अनाज के व्यापारी पूरे देश में इसके लिए नहीं खड़े होंगे तो ये शुरुआत है और आगे ये व्यापार धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जैसा कि अभी चेयरमैन साहब ने और अध्यक्ष जी ने आदेश दिया है कि हमें इसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, संगठन में किस तरह से मजबूती आए, इसी को देखते हुए चेयरमैन साहब आपने दिल्ली को इस बार जो है दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय पदों पे जो है संख्या बढ़ाई है, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। आगे मेरा ये मानना है कि हम इसको एक ड्राइव चलाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी, मेरे बड़े भाई राकेश कुमार यादव जी, प्रदीप गुप्ता जी, हमारे जो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नरेश गुप्ता जी, निरंजन पोदार जी, और हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अतुल जी, राजेंद्र शर्मा जी, हमारे कोषाध्यक्ष हमारे ललित जी, नागपाल जी, काफी लोग हमारे दिल्ली से इस मीटिंग के अंदर जुड़े हुए हैं। मीटिंग की संख्या को देखते हुए मैं लिमिटेड ही लोगों को बुलाया है। हम इसका विस्तार जो है हर जिले के हिसाब से करने का हमने एक योजना बनाई है, उसको कार्यान्वित करेंगे कि हर जिले के अंदर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की टीम बनाई जाए और सबको जिले के हिसाब से उनकी जिम्मेदारी उनको दी जाए, जिससे इसका विस्तार होगा। और हम आगे 9 अगस्त की जो हमारा प्रोग्राम है उसके लिए भी लगे हुए हैं। हम बराबर मंत्रीगणों से और बाकी भारतीय उद्योग व्यापार मंडल अन्य संस्थाओं के साथ कोऑर्डिनेशन करके उस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए संख्या बल के हिसाब से भी तन मन धन तीनों का हमें सहयोग मिले, उसके लिए बराबर जो है मीटिंग करते रहते हैं। बात समस्याओं की बात है, अभी प्रधान जी ने जो है फूड ग्रेड की बात बताई, हमारा और इनका चोली दामन का साथ है। हम एडिबल ऑयल में डील करते हैं अध्यक्ष जी। जिस तरह से फूड ग्रेन के ऊपर ये जीएसटी के अंदर जो है दिक्कतें आई है, उसी हिसाब से एडिबल ऑयल के अंदर भी गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह के प्रावधान किए हैं जिससे हमें काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं। जैसे कि हमारे जो भी पैकिंग मटेरियल हैं उन पे हमारे पर 18% जीएसटी लगता है
और हमारे एडिबल ऑयल में भी 5% GST है। तो जिस तरह से हम 18%, 12%, 28% GST दे करके उनका इनपुट अगर लेते थे, इस मीटिंग के अंदर उस प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। जो भी हम GST पैकिंग मटेरियल पे देंगे उसका हमें इनपुट नहीं मिलेगा, जिसका जो है प्रोडक्शन के ऊपर असर पड़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगी, लागत बढ़ेगी। एक तरफ तो हमारी सरकार खाद्य तेलों को मंदा करने की चेष्टा कर रही है, लिमिट घटा रही है, स्टॉक लिमिट लगा रही है, दूसरी तरफ ये इस तरह का प्रावधान लाना ये किस तरह से उचित है, ये मेरी समझ से बाहर है। दूसरा अध्यक्ष जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा चेयरमैन साहब, जिस तरह से आपसे मेरी कई दफे बात हुई, खाद्य तेलों पे, तेल तिलंग के ऊपर इन्होंने स्टॉक लिमिट लगाई हुई है। आज हम सब लोग जानते हैं जिस तरह से खाद्य तेलों के अंदर मंदा आया है, लगभग 40 से 50 रुपए किलो का खाद्य तेलों के अंदर 2 माह के अंदर मंदा आया है। अब आपके माध्यम से हम ये कोशिश करेंगे, आपके पत्राचार के द्वारा बात करेंगे कि अब इस लिमिट का होने का कोई तथ्य नहीं है, इस लिमिट को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। धन्यवाद। सम्मानित मंच, उपस्थित सभी सभासदों को मेरा सत नमन। मैं निरंजन पोदार ट्रैक्टर ट्रेड से आता हूँ। मोरीगेट मार्केट मेरा कर्म क्षेत्र है। अध्यक्ष जी, शुरुआत में करूंगा, जैसे आपने अभी आदेश किया था कि भाई संगठन को कैसे प्रभावी बनाया जाए, कैसे विस्तार दिया जाए, तो वर्तमान के अंदर जो वर्तमान की जो तकनीक है उसका भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि हमारा एक IT सेल हो जिसके अंदर तमाम जो वर्तमान जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म जो चल रहे हैं उनके ऊपर नित्य प्रति डे टू डे बेसिस पे उनके ऊपर पोस्टिंग हो, उनके ऊपर हमारे ऑफिशियल अकाउंट बने। अकाउंट तो शायद हो सकता हो, लेकिन उनको प्रॉपर एक जैसे PR उसको प्रमोट करता है उस तरीके से उसका प्रमोशन हो। एक होता है कि हम व्यक्ति तक पहुंचे, एक होता है व्यक्ति हमारे तक पहुंचे। तो हमें स्थिति ऐसी बनानी चाहिए कि आम व्यापारी हमारे तक पहुंचे, हमारी ऐसी रीच हो जाए उनके ऊपर। तो इसके हिसाब से एक तो जैसे सोशल मीडिया हो गया, साथ में तमाम प्रचार माध्यम हो गए, उसके अलावा जैसे मेन स्ट्रीम की मीडिया होगी, तो उसके लिए मेरे हिसाब से अपने यहाँ एक मीडिया प्रकोष्ठ भी होना चाहिए प्रभावी रूप से, जो निरंतर इन चीजों को उठाता रहे। रही बात GST की, जैसे अभी GST के अंदर कुछ बदमाशियां सरकार की तरफ से चल रही है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी, अभिमन्यु जी ने भी बताया, नरेश जी ने भी बताया। देखिए, मैं यहाँ पे अपना कोई गुणगान करने के लिए नहीं कहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि 2017 के अंदर सरकार ने 1158 कमोडिटीज पे टैक्स लगाया था, और तमाम कमोडिटीज की जितनी संस्थाएं, चाहे कपड़े वाले, सोने वाले, सूरत वाले, हर जगह इनका भारी भरकम एजिटेशन हुआ, विरोध हुआ, सरकार टस से मस नहीं हुई। मेरा जो ट्रेड है ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स का, उसके ऊपर सरकार ने 28% GST लगा दिया था, और मेरी छोटी सी संस्था है, लगभग समझ लीजिए 2500-3000 हमारे मेंबर हैं, लेकिन और कहीं सरकार की नजर में हम नहीं थे, लेकिन हमने उस टाइम 1158 में से एक आइटम थी जिसके अंदर सरकार ने GST रोल बैक किया, और वो आइटम थी हमारी। क्योंकि हमारा जो लड़ाई का जो तरीका था सरकार से, वो 3 स्तर पे हम लड़ रहे थे। तो मेरे हिसाब से अगर अभी भी सरकार की कानून की किट्टी निकालनी है तो हमें 3 स्तर पे लड़ना पड़ेगा। तमाम संस्थाएं खाली सरकार से लड़ रही थी, और हम एक ऐसे व्यक्ति थे जो जितना सरकार से अप्रोच कर रहे थे उससे ज्यादा हम विपक्ष से अप्रोच कर रहे थे। आपको ध्यान होगा उस टाइम दुष्यंत चौटाला जी ट्रैक्टर लेकर के संसद पहुंच गए थे, तो वो भाषण नहीं बता रहा हूँ। भारतवर्ष के सभी स्टेटों से आए व्यापारी बंधु, व्यापारी प्रगतिवीर है। जिस तरीके से हमारे सैनिक बॉर्डर पर लगे होते हैं, तो हम लोग आर्थिक तंत्र के मुख्य हिस्सा हैं। हम भी सरकार के हैं, सरकार भी हमारी है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि जिस कॉन्सेप्ट, जिस आत्मा और परमात्मा को हाजिर नाजिर रखकर हमारा व्यापारी वर्ग आर्थिक तंत्र की सेवा करता है, सरकार उस बात को नहीं समझती। सरकार हमें आर्थिक नीति मानने को तैयार नहीं है। सरकार हमारी समस्याओं को ना समझकर एयर कंडीशन ऑफिस में फैसले लेती है, उसमें व्यापारी वर्ग का पूरा ध्यान नहीं रखती। अभी निरंजन पोदार जी, नरेश गोयल जी बता रहे थे कि GST कमेटी के अंदर सरकार का प्रतिनिधि क्यों नहीं है।
आगे जीएसटी के बारे में हम लोग फेस आउट करते हैं प्रॉब्लम, क्यों नहीं करते हैं? मैं माननीय चेयरमैन साहब और अध्यक्ष महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक कमेटी बनाएं, राष्ट्रीय कमेटी, और वो राष्ट्रीय कमेटी सभी स्टेटों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से रिपोर्ट ले। जैसे जब हम स्कूल में पढ़ते थे कि तो प्रिंसिपल साहब एक रिपोर्ट मंगाते थे सभी टीचर से कि आप लोग 6 सब्जेक्ट पे एक सब्जेक्ट पे 6 पढ़ाते हैं पूरा हफ्ता, तो आपने किस क्लास में क्या पढ़ाया स्टूडेंट को, उसका आउटपुट ये क्या, तो एक रिपोर्ट देते टीचर से। आप भी हमारे प्रिंसिपल हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती प्रिंसिपल है, तो आप लोग हमारे जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जितने भी स्टेट के अध्यक्ष हैं, उनसे प्रॉपर रिपोर्ट लें कि आपने भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी होने के नाते आपने इस महीने क्या किया। अब बात करता हूँ दिल्ली के अंदर 11 जिले हैं माननीय चेयरमैन साहब, 11 जिलों में हर गली नुक्कड़ पर 9 लाख व्यापारी हैं हमारे टोटल, और उन 9 लाख व्यापारियों तक पूरी पकड़ है आपकी भारतीय उद्योग व्यापार मंडल दिल्ली प्रदेश की। लेकिन अभी हमने जो व्यवस्थित करनी है वो वहाँ का कन्वीनर बनाना है, वहाँ का अध्यक्ष बनाना है, ताकि रिपोर्टिंग प्रॉपर हो। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब हम लोग जीएसटी में बोले तो आप दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष से पूछें कि आपके महामंत्रियों ने और आपने क्या किया जीएसटी के बारे में रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को दी, स्टेट गवर्नमेंट को दी। मैंने यूपी का एक एग्जाम्पल देखा था, माननीय के पास चाहे वो कोई भी इकाई हो, डीएम हो, मुख्यमंत्री हो, चीफ सेक्रेटरी हो, सबके पास हमारी 30 तारीख को जो समस्याओं की रिपोर्ट चली जानी चाहिए, और उसके नीचे कॉपी टू भारतीय उद्योग व्यापार मंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय चेयरमैन लिखा होना चाहिए, ताकि मंत्री महोदय और डीएम साहब पढ़े तो उन्हें पता होना चाहिए कि इनकी पेरेंटल बॉडी जो 9 करोड़ व्यापारियों को 7 करोड़ व्यापारियों को रिप्रेजेंट करती है उसकी संस्था ही, और दिल्ली को के 7 लाख व्यापारियों को ही करती है। अगर हम लोग इतनी यूनिटी बना देंगे तो सरकार भी झुकेगी, और अगर हमारे पास सामाजिक तौर पर समझाने के लिए हमारे पास रास्ते हैं, हम आंदोलन भी कर सकते हैं और कोर्ट के रास्ते भी हमारे पास है, क्योंकि सुप्रीम पावर कोई मंत्री नहीं होते कि हम अपना दर्द समझाएंगे सामाजिक तरीके से, नहीं तो कोर्ट के थ्रू भी समझा सकते हैं। लेकिन और देश भर से आए व्यापारी साथियों, माननीय चेयरमैन साहब, मैं सिर्फ एक बात जीएसटी के मुद्दे पे कहना चाहता हूँ। आज ना देश में बड़ी एक दुखद स्थिति पैदा हो गई है। केंद्र सरकार ये मान चुकी है कि जीएसटी अब व्यापारी के लिए कोई मुद्दा नहीं है। आप किसी मंत्री से मिलें, किसी अधिकारी से मिलें, उसका एक ही कहना होता है कि आप अपनी कमियां बता दें, जीएसटी के अंदर कमी क्या है। और जब हम उनके सामने अभी हम जीएसटी कमिश्नर से भी मिले दिल्ली के, या पीछे कुछ समय पहले दिल्ली हमारे अध्यक्ष जी के साथ हम लोग अनुराग ठाकुर जी से भी मिले थे, तो वो उल्टा सरकार की कोई कमी सुनने की जगह वो व्यापारी को दोषी ठहराते हैं। और सबसे बड़ा जो एक उन्होंने हथियार बना लिया, वो कहते हैं कि जीएसटी काउंसिल में सरकार का कोई से नहीं है, जबकि वो टोटल झूठ है। माननीय वित्त मंत्री जी उसकी अध्यक्षा हैं, सारे स्टेट्स के जो वित्त मंत्री हैं वो उसके सदस्य हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सरकार ने व्यापारी को बहलाने का, व्यापारी को टकाने का एक ये माध्यम बना लिया, एक जुमला बना दिया कि सरकार का उसके अंदर कोई रोल नहीं है। के ऊपर अगर हम लोग वापस सड़क पर नहीं उतरेंगे, खाली सरकार के पास डेलीगेशन ले जाने से, सरकार को मेमोरेंडम देने से कुछ नहीं होने वाला। सरकार ये मान चुकी है कि व्यापारी जीएसटी को आत्मसात कर चुका है। आप मिलेंगे तो वो ये कहते हैं आपको कौन सा अपनी जेब से देना है, जनता को पैसा देना है, जनता आपको सिर्फ टैक्स कलेक्ट करके देना है। लेकिन उसके अंदर जो प्रावधान व्यापारी के ऊपर लादे गए हैं, उनकी जो कंप्लायंस है वो इतनी मुश्किल है, जो कि एक आम व्यापारी के लिए उसको कंप्लायंस करना मुश्किल है। मुद्दे के ऊपर हमें सड़क पर उतरना चाहिए, मीडिया के माध्यम से भी, धरने प्रदर्शन करके भी, और जब तक हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे सरकार इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करने वाली, कुछ नहीं सुनने वाली। सरकार को जीएसटी से भरपूर राजस्व की प्राप्ति हो रही है, वो इस बात से खुश हैं। उनको काउंसिल की मीटिंग होती है कि हमारे लिए व्यापारी के लिए कोई ना कोई व्यापारी के लिए कोई ना कोई दुविधा लेके आती है। अभी ये जो 5% हुआ है अनब्रांडेड चीज़ों के ऊपर, जो नरेश भाई ने बोला ये बिल्कुल होने नहीं चाहिए। व्यापार को और टैक्स को सरल बनाने की बजाय हर बार ये सख्त बनाए जा रहे हैं, जिससे व्यापारी बहुत दुविधा में सड़क पे जरूर उतरना पड़ेगा। ने कहा कि भाई ये संस्था की कैसे आगे हम लोग इसका प्रचार प्रसार करें। मेरे अनुभव के अनुसार से हमें सब क्षेत्रीय संस्थाओं को, सब क्षेत्र से प्रदेश वाइज हर जिले स्तर पर, जैसे राकेश यादव जी ने कहा कि भाई दिल्ली में उन्होंने 11 जिलों में जोड़ने का प्रयास किया है, ऐसे ही सब क्षेत्रों से हम लोग जोड़ें। तब नीचे से चलेगी तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी को बल मिलेगा, और क्षेत्र से मिले। जब हर जगह से प्रेशर होगा तो जहाँ जो भी सरकार अपनी मनमानी करती है जीएसटी में या और किसी भी कोई कानून लाने में, तो हम लोग उस पर प्रेशर बना सकते हैं। जब तक पूरा हमारा भरपूर संगठन नहीं होगा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सिंगापुर की एक इंटरनेशनल कंपनी को गेहूं में एकदम से रेस्ट्रिक्शन लगा। उस दिन हमारे गोडाउन में अराउंड 14,500 टन गेहूं पड़ा था।
और अराउंड 3000 टन की गाड़ियाँ खड़ी थी। तो जो एक्सपोर्टर था उसने 3000 टन की गाड़ियाँ सेम डे रिजेक्ट कर दी। वो जो एक्सपोर्टर या पक्का आड़ती था उस पर सारा माल वो डेड हो गया, उसने कहीं भी ओपन में उतारा या कहीं भी, क्योंकि गोडाउन अवेलेबल नहीं था। और जो पक्के आड़तियों के पास जो मटेरियल था वो फंस गया। और गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन कब किया, जब फार्मर के हाथ से गेहूँ निकल चुकी थी, यानी कि फार्मर के हाथ में अगर गेहूँ होती तो सब रोड जाम हो जाती। तो आज की डेट में कम से कम छोटी छोटी मंडियों का हजारों करोड़ रुपया फंस चुका है। गेहूँ के स्टॉक हैं व्यापारियों के पास और भाव टूट चुका है, यानी कि व्यापारी मरा है, ना तो ऊपर वाला बड़ा एक्सपोर्टर के कुछ हुआ है और ना ही फार्मर के कुछ हुआ है। तो वो भी आपको समझना पड़ेगा कि जैसे अभी बात हो रही है हम भाई कैसे बढ़े। तो हमारा जो राष्ट्रीय जो है हमारी टीम जो है उनकी तरफ से कोई मुद्दा हो तो उनका ये होना चाहिए कि टीम गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले उससे पहले आप लोगों से मिले, आप लोगों के विचार ले। एक रेस्ट्रिक्शन हो गया और सब कुछ उल्टा हो गया, उसके बाद वो हम लोग मिलते रहे तो कुछ होना नहीं है। गेहूं के अंदर मेरे ख्याल से हजारों करोड़ रुपया, एक छोटी छोटी मंडी हरियाणा की में मेरे ख्याल से 400-500 करोड़ रुपए का एक मंडी को नुकसान होगा और रुपए फंस गए 100 अलग। तो वो चीजें भी हमको देखनी चाहिए जी। इनमें से आईटीसी बड़ी कंपनी है। हाँ जी। और ये मुद्दा हमारे सामने आ चुका है। आपके सुझाव दीजिए कि हमारी संस्था जो भारतीय उद्योग व्यापार मंडल है इसको किस तरह से आगे बढ़ाएं। इतना ही कहना चाहूँगा, जो एक सबसे बड़ा व्यापारी वर्ग में अगर कोई वर्ग है तो वो फूड ग्रेन का है और सबसे ज़्यादा इस टाइम फूड ग्रेन वाला व्यापारी क्राइसिस से गुजर रहा है। स्टेट्स में अलग अलग टैक्सेस हैं, उसके बाद जीएसटी लगा दिया। हरियाणा में देखो 4% मार्केट और जो है HRDF है। राजस्थान का आपको पता ही है, हमारी आपसे विभिन्न बार बातें होती रहती हैं। और उसके बाद आड़तियों को सरकार खत्म कर रही है। कहीं आड़तियों को बिचौलिया कह रही है, कहीं दलाल कह रही है। वी आर नॉट बिचौलिया, वी आर ओनली सर्विस प्रोवाइडर और हमें टैक्स कलेक्टर का दर्जा मिलना चाहिए। ये जो सरकार जो है, मैं आपसे उम्मीद करूंगा जिस प्रकार अपनी सरकार के खिलाफ श्याम बिहारी मिश्रा जो धरने पर बैठ गए थे, मैं आपसे भी उसी प्रकार का आगाज चाहूंगा ताकि व्यापारी वर्ग अपने आप को सुरक्षित समझे। और मध्य प्रदेश से ही बैठे हैं, मध्य प्रदेश में अनाज का व्यापारियों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने 50% जो है एडवांस काटने की जो है व्यापारियों को इजाजत दे दी। हरियाणा में ऐसा नहीं है। हरियाणा में हम आपके माध्यम से चाहते हैं कम से कम जो है फार्मर के ओपिनियन पे हो, भाई फार्मर किसान मतलब जो है आड़ती से पेमेंट लेना चाह रहा है या सरकार से लेना चाह रहा है। और 28 जो जिनसे थी जिसका MSP है, सरकार सिर्फ 2 जिनसों को MSP पे आड़त दे रही है, बाकी सब पे खत्म कर दी। इसके बारे में मैं चाहूँगा आप अपने विचार इस संबंध में। और GST में 1000 से ऊपर अमेंडमेंट हो चुकी है, उसके बाद भी आज तक खामियां है। और GST में अधिकतम 2 स्लैब होने चाहिए, जो ये बीच में 5 स्लैब बना रखे हैं ये नहीं होने चाहिए। सिर्फ अधिकतम एक मिनिमम 5% का और हाईएस्ट जो है 12% का सिर्फ 2 ही स्लैब होने चाहिए। व्यापार मंडल सबसे पुराना है, आप परिवार के मुखिया हैं, इसलिए आप संयुक्त व्यापारी मोर्चा का गठन करें और जो है जिससे हर एक ट्रेड का व्यापारी आपके नेतृत्व में, और जो बार बार में जब भी सरकार हमको कुचलने का कोशिश करे तो हम अपनी आवाज पुरजोर तरीके से उठा सकें। उसकी प्रेजेंस गवर्नमेंट में थोड़ी कम है। जैसे कि आज एक GST की भी कंसल्टिंग कमेटी है या FSI की भी एक कमेटी बनाई गई है, उसमें मुझे लगता है कि अपन लोग की उपस्थिति कम है। तो अपन सही टाइम पे सही मुद्दों को वहाँ तक पहुँचाने में थोड़ा विलम्ब हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरी इच्छा यही है कि इस प्रकार की कमेटी में, जैसे हर एक स्टेट में MSME काउंसिल होती है, उसमें अपना मेंबर होना चाहिए। उसके लिए कंटिन्यू अपन प्रयास करें कि अपन उसका मेंबर बनेंगे। हो सकता है गवर्नमेंट जल्दी से उसकी एक्सेप्टेंस नहीं दे, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सी लॉबी चलती है, परंतु अगर अपन कंटिन्यूस प्रयास करेंगे तो जैसे MSME काउंसिल है, GST की एक सेंट्रल में कंसल्टिंग कंपनी है, उस कमेटी है, उसका पार्ट अपने को बनना चाहिए। क्योंकि अपना GST से और इनसे MSME से बहुत गहराई से एक रिलेशन है। आपका इनपुट का रिफंड है वो नहीं दिया जाएगा। हालांकि अत्याचार तो पहले से भी वो कर रहे थे कि जो सर्विसेज थी और जो कैपिटल गुड्स के ऊपर जो हमारा इनपुट था उसका रिफंड नहीं देते थे, और अब तो जो पैकिंग मटेरियल है उसके ऊपर ही नहीं देते। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार को ये क्वेश्चन है कि साहब हम क्या लूज में ऑयल बेच दें? आप FSI कहती है कि साहब आप लूज में तेल बेच नहीं सकते हो और पैकिंग मटेरियल का आपको रिफंड नहीं मिलेगा, तो फिर हम तो दोनों तरफ से
प्रॉब्लम में आ गए। दूसरी तरफ इंडिया का आज जो ये सरकार बड़े कुछ ही लोगों के हाथ में उद्योग आ गया है, छोटे व्यापारी बिल्कुल जीरो हो रहे हैं और आगे और भी ज़्यादा होंगे अगर हम एक नहीं हुए तो। सबसे बड़ी बात यह है कि कल को हम धरना प्रदर्शन करते हैं, हमारा बेस मजबूत होना चाहिए। मुझे जैसे कि किसान आंदोलन ने 1 साल तक नाक पे दम करके रखा गवर्नमेंट का, मुझे नहीं लगता कि हम व्यापारियों में इतनी एकता होगी। अगर कोई भी आप प्रदर्शन करके देख लीजिए, कोई कुछ करके देख लीजिए, अगर 1000-2000 आदमी हमारे पैसे तो इकट्ठे होंगे नहीं, हो भी गए तो एकदम सरकार उनको कुचल देगी। मैं आप सम्मानित अपने जो पदाधिकारी हैं इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा बेस मजबूत होना चाहिए कि एक आवाज में हम सब संगठित हो। एक उदाहरण मैं छोटा सा देना चाहता हूँ, जो कि मेरा एक दोस्त है वो लॉलीपॉप बनाता है, उसकी स्टिक जो है वो 5 लाख एक महीने में लगती है। तो वो बेचारा हमारा बेस बहुत मजबूत होना चाहिए, एक आवाज में हम लोग इकट्ठे हो, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। जिस तरह जीएसटी को देने में वो नहीं है दिक्कत, जीएसटी के कागजों को और उनकी कार्रवाई करने के लिए व्यापारी का पूरा समय लग जाता है। वो ये नहीं देख पाता कि मैं व्यापार करूं या जीएसटी के कागज भरूं। मेरा इस मंच से निवेदन है कि जीएसटी के साथ साथ में जो इसके अंदर कागजों की कार्रवाई इतनी होती है उसको थोड़ा सा नम्र करे, आपसे निवेदन। एक पुरानी कहावत है, एक्शन इज बेटर देन कंटेम्पलेशन, और कंटेम्पलेशन भी यहाँ काफ़ी चर्चा हो रही है। पहली बात तो ये है कि हमें कोई ना कोई नेशनल लेवल पे एक्शन कमेटी जरूर होनी चाहिए हमारे BUM की, और वो जो है सब व्यापारियों की जो जो समस्याएं हैं उसको वहाँ पर रखा जाए सामने, एक्शन कमेटी का काम है। और जहाँ तक बात यह है कि अगर कल को कोई स्थिति आती है एक्शन ऑन रोड भी, तो व्यापारी इकट्ठे हों, ये सब हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हम लोग इकट्ठे होके कल को धरना प्रदर्शन करना पड़े तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड। और ठीक है शुरू में कम जुड़ेंगे, लेकिन अगर सभी को समस्या है कि तो अपने आप जुड़ेगा। कई होंगे तो साल भर से जिनकी जीएसटी ऑलरेडी पहले से लगी हुई है उनके रिफंड नहीं आ रहे। एक तो ये कोरोना ने मारा है इस ट्रेड को, और दूसरे जो उनका पैसा फंसा हुआ है गवर्नमेंट में वो भी नहीं आ रहा। तो जीएसटी की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी जो अगस्त के अंदर प्रावधान आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर बड़ी सीरियसली और जल्दी कोई ना कोई निर्णय होना चाहिए। निवेदन है कि हमें उस एक्शन पे आना चाहिए। कल ही वहाँ पटना कार्यालय में मीटिंग हुआ है, जैसा यहाँ निर्णय होगा उसका हम लोग वहाँ अक्षरशः पालन करेंगे। और व्यापार आज बड़े लोगों के हाथ में सिमट रहा है। संस्था का जो उद्देश्य है कि हम सभी व्यापारी के हित की रक्षा हो, उसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा पुरजोर तरीका से हम लोग सरकार के समक्ष उठाने का काम करेंगे। और जीएसटी एक ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर सरकार के समक्ष कर वसूलने का, जितनी उम्मीद सरकार को नहीं थी उससे बढ़िया तरीका से टैक्स जो है लिया जा रहा है। इसलिए हम लोगों को बहुत ही बुद्धि विवेक से इसको सरकार के समक्ष विरोध प्रदर्शन करना होगा। हमारे संगठन में अभी हमने सम्मेलन करा था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी वहाँ आई थी। लोकल स्तर पे तो हम अपने आप में बहुत मजबूत हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं मानता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर के जितने भी मुद्दे हैं, हमारे जो मंच पे हमारे वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं वह पूरी तरह से काबिल है उन सभी समस्याओं को हल करने के लिए। हमें अपने नेताओं की शक्ति को बढ़ाना है, उनके साथ किसी भी समस्या में खड़ा रहना, और अपने व्यापार मंडल को अपने अपने बाजारों में सदस्यता अभियान के माध्यम से कि एक एक व्यापारी को दुकानों को सदस्यता से जोड़ा जाए, उससे मजबूत किया जाए। बस यही मेरा सुझाव है। व्यापार मंडल के चेयरमैन आदरणीय बाबूलाल जी गुप्ता, सम्मानित मंच, सम्मानित ये अपने को अपना संगठन मजबूत करना चाहिए। हमारा नेतृत्व मजबूत है, वो मजबूत तभी रहेगा जब उसके पीछे सदस्यों की ताकत होगी। इसके लिए भारतीय उद्योग व्यापार मंडल को सभी प्रदेशों में अपनी इकाई स्थापित करनी चाहिए, और राज्यों में जो राज्य संघ है उनको अपने साथ जोड़ना चाहिए। जिलों में जो संघ है उनके साथ भी अटैचमेंट होना चाहिए।
नीचे तक जब अपना संगठन बन जाएगा तभी सरकार सुनेगी और सरकार अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को वार्ता के लिए तभी बुलाएगी जब अपनी बात नीचे तक गूंजेगी। तो नीचे तक बात पहुंचाने के लिए संगठन को नीचे तक ले जाना होगा। धन्यवाद। जय हिंद। हॉल में उपस्थित सभी भामाशाहों को मैं नमन करता हूँ। जैसा कि शुभ नाम शुभ शब्द है उसके अंदर सुझाव देने की बात है। जिस तरीके से भी जीएसटी के लिए सबने बोला, अगर हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है केवल कुछ बिंदुओं को लेके एक मूवमेंट चला दे और अगर हम उसमें सफल हो जाते हैं तो आपके साथ ऑटोमेटिक व्यापारी जुड़ जाएगा, लेकिन आपको बड़ी कटिबद्धता के साथ उसे चलाना पड़ेगा। अगर आप जंतर मंतर में बैठे हैं, कहीं भी बैठे, उसको आपको लेना पड़ेगा। और प्राइमरी स्टेज ये होती है कि हम तहसील स्तर से सेम ज्ञापन बना के सेम डेट पे पूरे भारतवर्ष से अगर हम भेजेंगे प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को, तो वो विवश हो जाएंगे। जब उनके पास करोड़ों चिट्ठियां जाएंगी, करोड़ों ज्ञापन जाएंगे, वो सोचने को मजबूर रहेंगे और उसमें लिखेंगे अगर हमारी इस डेट तक बात नहीं मानी जाती है तो हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। दूसरा, जीएसटी के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, दे रहे हैं, उसके बाद भी जीएसटी के अधिकारी हमें चोर समझ रहे हैं, गवर्नमेंट चोर समझ रही है। जब सारा पूरी अर्थव्यवस्था व्यापारी चला रहा है तो उसके बाद व्यापारी को सम्मान से देखना चाहिए। व्यापारी को पता है वो जो टैक्स कलेक्टर है वो बिना पैसे का, विदाउट सैलरी टैक्स कलेक्टर है, और टैक्स कलेक्टर को कितनी इज्जत से देखा जाना चाहिए। आप देखिए, आप दूसरे का पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और सरकार को जमा कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार आपके साथ इतनी जाती कर रही है। तो मेरी समझ से तो बाहर है। आप जिस तरीके से हमारे पूजनीय पंडित जी एफएसआई का मैटर रहा, कहीं भी हो बिल्कुल धरना प्रदर्शन लेके बैठ जाते थे, संसद में बीजेपी के होने के बावजूद भी अपनी बात मजबूती से रखते थे। तो हमें ये थोड़ा सा जो चोला अपना है उससे अंधभक्त का हटा के बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हमें उसका काम करना पड़ेगा। नाम है कार्यशाला पर जोर दिया गया है। कार्यशालाएं अवश्य होनी चाहिए। कार्यशालाओं के माध्यम से जीएसटी की जो हमारी समस्या होती है, प्रदेश स्तर पर जो आपके वित्त मंत्री होते हैं या मुख्य वित्त सचिव होते हैं, जो जीएसटी की बैठक होने से पहले हम लोग अपने कार्यशाला से इतना प्रशिक्षित हो जाए कि हम अपने ज्ञापन उनको दे सकें। दूसरा कहा गया कि हम अपने सदस्यों को ऑनलाइन हम अपनी सदस्यता चलाएं और जो सबसे ज़्यादा सदस्यता कर रहा हो उसे आपके मंच के द्वारा सम्मान दिया जाए, जिससे कि हमारी संख्या बढ़ेगी। तीसरा आपने कहा है कि 11वें नंबर पर जो प्रमुख प्रकोष्ठ गठन होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, युवा का गठन होना चाहिए, आईटी से जैसे भी कहा गया, मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत अनिवार्य है, ये जरूर होना चाहिए। साथ ही सम्मानित मंच से मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो चैनलों पे जो वेबसाइट चैनल चलते हैं उनका, हमारे जो प्रमुख नेता हैं उनका जरूर उससे संवाद होना चाहिए, जिससे देश में जाए कि भारतीय उद्योग व्यापार मंडल भी हमारे लिए कर रही है। मेरा ये विचार है कि अपने आईटी सेल बना के जितना प्रचार मीडिया के थ्रू पर करेंगे उतना ही जनता में और सरकार में हमारी आवाज़ पहुंचेगी। और दूसरा, सरकार से मिलके जो भी प्रयत्न कर सकते हैं और हमें संघर्ष से तैयार होना पड़ेगा। 5% आटा, दाल, चावल अनब्रांडेड में लगाया है। हम सबको इसका राष्ट्र लेवल पर विरोध करना चाहिए। हमारा राजस्थान मसाला उद्योग व्यापार संघ इसका समर्थन करता है और हम इसके साथ हैं। विरोध की समर्थन के अंदर हमें जीएसटी की समस्याएं हैं, एफएसएसआई की समस्याएं हैं, वो भी केंद्र सरकार के मंत्रियों के सामने रखनी चाहिए ताकि उस समस्याओं का समाधान किया जा सके। एवं हमारे स्पाइस में दाल, चावल, आटा, तेल, इसके अंदर 15-20 साल पुराने मिस ब्रांड के केस चल रहे हैं जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग है। अभी मिस ब्रांड में केवल क्या भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं और भाजपा जितना नुकसान व्यापारियों का कर रही है इतना कोई नहीं कर रहा। यदि आप भाजपा के खिलाफ खड़े होंगे तो आप व्यापारियों का उद्धार करेंगे। बहुत सही बात। मुकुंद मिश्रा जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, हमारे अध्यक्ष हैं भाई, हमारे प्यारे अध्यक्ष हैं, परंतु तो नहीं, व्यापार मंडल को गिरना चाहिए किसी कीमत में भी। हमारे आदरणीय के खिलाफ होते हैं, हम उन्हीं के अनुयायी हैं, उन्हीं के चेले हैं, उन्हीं के साथ रहेंगे। हमें सन 78 हमारे को समस्या खत्म हो जाए। चलिए धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे आए रविन्द्रनाथ तिवारी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महामंत्री जी। आज भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के तत्वावधान में मंचासीन हमारे परमादरणीय श्री सभी महानुभावों की बात मैंने सुनी और सभी लोगों ने अपने
विचार भी रखे। मेरा एक विचार है, इस भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की पुरानी मांग थी, हमारे बीच में परम आदरणीय चाचा श्री नहीं रहे हैं, उस वक्त भी हमने यही मांग रखी थी और इन सभी समस्याओं का निदान एक ही बात से हो जाएगा यदि इस यहाँ की सरकार माने तो। और मानने के लिए भी मैं बताऊंगा कैसे मानेगी। हमको एक तो चाहिए व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना, जो यहाँ पर कराई जाए केंद्र सरकार के द्वारा, जिससे उसमें व्यापारी हित की बात की जाए। दूसरी बात, जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के कम से कम 5 प्रतिनिधि उसमें प्रतिनिधित्व करना चाहिए, क्योंकि बंधुओं मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि एसी में रहने वाले कभी झोपड़ियों का प्लानिंग नहीं कर सकते, हित नहीं कर सकते। आज जीएसटी की यही समस्या है, सरकार के नुमाइंदे बैठे हुए हैं जीएसटी में और वहां से नियम और कानून बना देते हैं, हमारा व्यापारी परेशान है। जब जीएसटी लागू, बाबूलाल जी मैं अपने मन की बात कहूंगा, 2 मिनट मुझे रोकिए मत प्लीज। जिस वक्त जीएसटी लागू होने से पहले यहाँ पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व के बड़े वरिष्ठतम नेता आदरणीय राजनाथ सिंह जी, अडवाणी साहब और कई भी राष्ट्रीय नेता वहां पर बैठे थे हमारी इसी कॉन्फ्रेंस हॉल में, और उस वक्त ये बात तय की गई थी कि महानुभावों जीएसटी लागू हो जाने दीजिएगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा करेंगे। परंतु आज हम सभी लोग असहाय और कमजोरी के हालात से देख रहे हैं कि किसी तरह हमको रहम की भीख मिल जाए। हमें याद आ रही है अपने चाचा श्री की, मैं उस वक्त युवा हुआ करता था, आज मुझ पर थोड़ी सफेदी भी आ गई है, मगर मेरे दिल अभी भी मजबूत हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि जंतर मंतर पर बैठ जाएं, किसान आंदोलन से ज्यादा उम्मीद लेकर के हम 1 साल नहीं 2 साल तक बैठे रहेंगे लगातार, और हर प्रदेश के अध्यक्षों को यह निर्देशित कर दें कि आपने अपने प्रदेशों से फला फला तारीख में इतने महीने से फला फला टर्म में ये आंदोलन किया जाएगा, धरना प्रदर्शन रेगुलर अनिश्चितकालीन के लिए, ये प्रदेश अध्यक्षों की जिम्मेदारी होगी साहब। और प्रदेश अध्यक्ष अपने अपने सारे जिले अध्यक्षों को बता दें कि इतने इतने जत्था के साथ आप फला तारीख में वहां पहुंचेंगे। जिस तरह से पंडित जी ने भी यहाँ पर आंदोलन किया था तो हम उनके साथ बैठे थे, हमें वही कहानी याद आ जा रही है, मगर सोचने के लिए क्यों मजबूर इतनी देर से बैठे हैं हम। सदन में सभी महानुभावों ने अपने विचार दिए, सभी लोग कहना चाहते हैं कि हाँ भाई संघर्ष ही हमारी पहचान होगी। हम बहुत बन चुके भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे, हम बहुत दे चुके उनको मतों का, मगर आज हमको कोई पूछ ही नहीं रहा। जीएसटी के संदर्भ में बंधुओं बताना नहीं चाहता हूँ, खाद्य विभाग से भी नहीं बताना चाहता हूँ, 68 विभागों के सरकारी महकमे व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं, जिसको आज हम भुगत रहे हैं, परंतु स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। आज जरूरत है कि हमें सरकार को ये बताना चाहिए कि हम व्यापारी हैं, और जिस तरह से बाल सिंह अग्रवाल साहब ने कही है, मैं उनकी बात का समर्थन करते हुए ये कहना चाहता हूं कि यदि अगर आप कहेंगे तो मैं रविंद्र लाल तिवारी फरीदाबाद से कांच की चूड़ी सुहाग नगरी से मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय चेयरमैन साहब या हमारे महामंत्री जी आदेशित करें कि किस तारीख में अनिश्चितकालीन के लिए फरीदाबाद सुहाग नगरी के रूप में दिल्ली में धरना प्रदर्शन के लिए जरूर मैं शामिल हो जाऊंगा। और कि हाथ तराजू लेकर के अन्याय नहीं सहना होगा। रावण जैसी रक्त पिपासनी केंद्र और प्रदेश सरकारों से कहना होगा कि हम भारत के व्यापारी हैं, सर्वस्व समर्पण करते हैं, पर उत्पीड़न और गुंडागर्दी चौक वसूली पर मौन नहीं रहना होगा। भाषण नहीं दे रहा हूँ, दर्द बता रहा हूँ, अपना दर्द कहने दीजिएगा। फिरोजाबाद से ही हो, और मैं ये कह देना चाहता हूँ कि हम लोग कितने संस्कारी होते हैं, व्यापारी कितना संस्कारी होता है, लेकिन हम अपना तुलनात्मक अध्ययन नहीं करते हैं कि देश को चलाने वाला ही व्यापारी होता है। लेकिन हम जो अनपढ़ गंवार नेता होते हैं उससे तुलनात्मक अध्ययन नहीं करते, वो हमारे ऊपर किसी तरह का कानून थोप देते हैं और हम सहज स्वीकार कर लेते हैं। कभी हम व्यापारी भाइयों ने ये सोचा है कि हमारा एक क्रांतिकारी ऐसा भी युवाओं की टीम होनी चाहिए जो 10-20 यूनिट के लोग हों, और उसमें केवल और केवल क्रांतिकारी टाइप लोग हों जो इस तरह के अनपढ़ गंवार धूर्त नेताओं की चुगल चौकड़ी में न फंसकर अपनी बात को मजबूती से रखें। इस तरह का एक यूनिट भारतीय उद्योग व्यापार मंडल गठन करे।
आपने देखा हो तमाम IAS IPS एक बार जनप्रतिनिधि बन जाता है, वो करोड़ों अरबों का साम्राज्य स्थापित कर लेता है, और व्यापारी करोड़ों अरबों का साम्राज्य स्थापित करके और दरिद्रता की तरफ चले जाते हैं। उनको पेंशन मिलती है, किसी व्यापारी अच्छे को आज तक पेंशन मिली है? इसके लिए हम लोग सामूहिक प्रयास नहीं करते हैं। अभी हमारे भैया ने कहा था कि व्यापारियों के लिए, तो राष्ट्रीय व्यापारी आयोग के लिए हम लोग जबरदस्त तरीके से अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से तमाम तरह के आयोग बने हैं, तो क्या राष्ट्रीय व्यापार आयोग नहीं बनेगा? उसके लिए हमको सामूहिक प्रयास करना चाहिए। और देश के भामाशाह, अभी चर्चा हुई संगठन की बात की, तो संगठन के मामले में वास्तव में संगठन में अनेक प्रकोष्ठ बनाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग नए नए सिरे से जुड़े, वो सुझाव उचित है। लेकिन आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है और उस पर गहन चिंतन की आवश्यकता थी। आज GST जब हम सुन रहा था तो देख के जो बात होती, वास्तव में जैसे बालकृष्ण जी ने कहा, मेरा भी सोच है, मैं भी बचपन में चड्डी पहन के RSS की मीटिंग में जाता था, लेकिन हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, हम सरकार की बनाई हुई व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो अपने पेट का सवाल है। हमारी रोटी रोजगार के ऊपर असर डाल रही है सरकार की कोई गलत नीति, तो उसका विरोध करना अपना फर्ज है और करना चाहिए। आज GST लगाया है, हम कह रहे हैं कि GST से हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। GST हम कलेक्शन करके देते हैं। क्यों देते हैं? काय के लिए? कि सरकार का वादा था कि रोटी कपड़ा मकान तीनों फ्री रहेगा। सरकार ने पहले मकान पे लगा दिया, फिर कपड़े पे लगा दिया, अब अनाज पे लगा दिया, बच्चों के दूध पे लगा दिया, छाछ पे लगा दिया। क्या चीज छूट गई? आपने इसका गहन चिंतन ये नहीं करना है, आपने को ये करना है। इसमें 18 तारीख के पहले यदि आपने एक बार सांकेतिक हड़ताल का निर्णय नहीं लिया तो सरकार समझेगी कि व्यापारी कुछ नहीं करता है, व्यापारी चुप बैठ गया है। हमें धरना प्रदर्शन के पहले, ये तो 11 तारीख की मीटिंग थी, तो शायद मैं मध्य प्रदेश में ये सोमवार मंगलवार का जो भी निश्चित तय करके मैं यदि घोषणा कर देता तो प्रदेश की 270 मंडियां एक आवाज पे बंद हो जाती और सारे देश में एक मिसाल कायम हो जाती। और आज भी मैं कह रहा हूँ, यहाँ निर्णय आप करेंगे उसका मैं पालन करूंगा, लेकिन मेरे पास मेरे प्रदेश के लोगों के फोन आ रहे लगातार कि आप इस मामले में तत्काल निर्णय लें, क्योंकि लोग चाहते हैं कि कोई रास्ता निकले। आपको मैं बताऊं, केट के प्रदेश सेक्रेटरी का फोन आया कि हम आपके साथ हैं, आप निर्णय ले लें, तो वो जानते हैं कि हमें यहाँ इनके साथ रहना है और उनके साथ जो सुझाव है वास्तव में सही है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संस्था भारतीय उद्योग व्यापार मंडल था, क्योंकि पंडित जी ने बनाया, भानु प्रसाद जी गुप्ता के टाइम से जो चली आ रही है, उसके बाद बहुत सारे संगठन इसमें बन गए, चाहे वो अपने नीति, बहुत सारे तो इसमें से निकले हुए लोगों ने अपने अपने नाम से संगठन बना लिए। हमारा ये कहना है कि हमारे संगठन को प्रयास करना चाहिए, उन सारे संगठन को हम अपने मंच पर बुलाएं और कहें कि व्यापारियों की लड़ाई का मामला है, आप सब एक साथ बैठ के इस पर निर्णय करें और हम सब एक मिलकर लड़ेंगे। कोई सी भी सरकार हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी बात को सुनेगा। दिल्ली का कोई भी आपसे जो आप निर्णय लेंगे, हम आपके निर्णय के साथ हैं और जो भी आप निर्णय हमें लेंगे उसके लिए हम पूरी दिल्ली के व्यापारियों की बैठक करके उसमें वो पास करवा देंगे। पहले आपने निर्णय लेना है, फिर हम इसके बारे में आज कल में ही बैठक कर लेंगे। आज का समय अगर होगा तो आज का नहीं, कल कर लेंगे और फिर उसमें तय कर लेंगे। जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यहाँ विशेष रूप से उपस्थित श्री केदारनाथ अग्रवाल जी, बीकानेर वाले आदरणीय श्री पवन कुमार जी जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, आदरणीय मुकुल मिश्रा जी जो हमारे वरिष्ठ महामंत्री हैं, श्री मोहन भाई जी जो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं महाराष्ट्र से, श्री गोपाल दास अग्रवाल जी जो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश से हैं। हम लोग एक बहुत ही
गंभीर विषयों पर चिंतन करने के लिए बैठे हैं। विशेष तौर से जो जीएसटी में संशोधन हुए हैं, जो अभी हाल की बैठक में, उससे पूरे देश का व्यापार प्रभावित होगा, व्यापारी प्रभावित होंगे और साथ ही उपभोक्ता भी उससे प्रभावित होंगे। सभी लोगों के विचार आए हैं। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से इस पर त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता है और जैसा सबके विचार आए हैं, इस 18 तारीख के पहले हम सबको कोई न कोई आंदोलन की जो तरह की बातें आई हैं, तो मैं तो समझता हूं कि इसमें हम अपने प्रदेश की जो काउंसिल है जीएसटी की, उससे भी संपर्क करें, जनप्रतिनिधियों से भी करें। ज्ञापन देने का, धरना देने की बातें भी आई हैं, वो भी हम सबको करना चाहिए। और जो तय होता है अभी हम सबके बीच में, तो अगर अवसर पड़े तो यहाँ पर जंतर मंतर से धरना से लेकर के और बंदी के लिए भी हम सबको विचार करना चाहिए। इसमें कोई जरूर इसमें कड़ा एक्शन लेने की आवश्यकता है और इसका मैं समर्थन करता हूँ। और अपनी ओर से भी मैं कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी को, माननीय चेयरमैन साहब को, कि मैं 40 साल से लगभग उत्तर प्रदेश भोपाल मंडल से जुड़ा हूँ। साथ ही विधायक और सांसद तो बाद में बना, और सांसद रहते हुए भी आप सबने जो मुझे कहा है, पंडित जी ने कहा है, उसको मैंने अफसर का सहयोग करने का काम किया है। यहाँ पर ऑल इंडिया फूड ग्रेड एसोसिएशन में भी मुझे पंडित जी सदस्य बनाया, तो सब हम लोग थे। और उसके बाद भारतीय व्यापार मंडल का भी सदस्य रहा हूँ, आज पदाधिकारी के रूप में आपके बीच में हूँ। जितना भी सरकार स्तर पर, जैसा एक बात और आगे मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ते हैं। कोई भाजपा के खिलाफ कोई ऐसी बात आई है कि भाजपा के खिलाफ हमको लड़ना है, कोई भी सरकार रही हो। हमने कांग्रेस के खिलाफ भी लड़े हैं, भाजपा के खिलाफ भी लड़ाई हमने लड़ी है, हमारे संगठन ने लड़ी है। किसी की भी सरकार रही हो, हमारी जो व्यापार विरोधी नीतियां होंगी उनके खिलाफ हमको लड़ना ही चाहिए और हम सब लड़े हैं और आगे भी हम लड़ेंगे। और ये लड़ाई को भी जो बातें आई हैं नहीं रही, इन सबको भी हम लड़ने का काम करें। यही बात कहता हुआ मैं अपनी ओर से यही कहना चाहता हूँ कि मैं भी समय लेकर के जैसा भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चेयरमैन साहब सब लोग तय करेंगे, जो भूमिका उसको भी और तेजी के साथ सक्रिय रूप से करने का काम करूँगा। यही बात कहता हुआ आप सबका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो विजय जी और आप लोगों की मेहरबानी से अध्यक्ष बना दिया यहाँ पे, तो मैं क्या बोलूँ कि हमने सबसे बड़ी बात यही है कि गवर्नमेंट की आंखें खोलने के लिए एमएसएफ करो, कागज वागज का काम मत करो। इस पे ये टैक्स लगाया बहुत गलती है, ये है हर व्यापारी, हर लड़का, हर कोई उसके पास जब भी वो खुले एमएसएफ उसको दिखाई दे कि इस पे ये है, इस पे ये है, इस पे आंदोलन तो ये किसानों ने इतना बड़ा करा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आंदोलन से कुछ नहीं है, एमएस करो ताकि सुबह सब नेताओं को तो इससे उसकी आंखें खुलेगी। नहीं तो पता ही नहीं उनको क्या हो रहा है क्या नहीं है, पता है भी तो वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं सोशल मीडिया। इसलिए हिंदुस्तान से आए हुए सारे व्यापारियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबूराम जी को, जयराम जी और नरेश जी कहाँ गए? नरेश जी है, नरेश भी अपने व्यापारी है, अपनी तरफ से जो भी कोशिश होती है करते हैं। पर ये जैसे पहले कार्ड लिख के भेजते थे ना, वैसे एमएस करो। बहुत बढ़िया, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया। और विजय जी को, मेरे को यहाँ इतनी बड़ी सभा में अध्यक्ष बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और धरने का, प्रदर्शन का, चूंकि जमाना बदल रहा है इसलिए तरीके भी बदल रहे हैं, तो हम लोग जितना ज्यादा प्रधानमंत्री को और अपने वित्त मंत्री को इस मामले में ट्वीट करेंगे
मैसेज करेंगे, मेल करेंगे। जिसके पास उसका मेल ना हो, ऐसे सबके पास है। अगर अपनी अपनी बाजारों में जाकर के ट्वीट कराने का भी एक आंदोलन रखे माननीय चेयरमैन जी, तो उससे भी बहुत असर पड़ेगा। हमें लगता है कि अगर 1-2 लाख उनके पास ट्वीट या मैसेज पहुंच गए तो ये भी किसी धरने प्रदर्शन से बड़ा आंदोलन साबित हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। हम निवेदन करेंगे अपने चेयरमैन साहब को कि वो अपने अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि वो हमें हम सब लोगों को अपने निर्णय के विषय में क्या आगे के लिए मार्गदर्शन है, इसके विषय में हम सब लोगों को जानना। आज की उपस्थिति जरूर कम है, मगर मंथन बहुत अच्छा हुआ है, काम बहुत अच्छा हुआ है। आप लोगों ने हमारे कार्यालय को, हमारे जितने भी नेतृत्व है उनके लिए एक शो कॉज लिस्ट दे दी है। उसको एक एक बात में हमारे पे आज 65 लोग उपस्थित हुए इस बैठक में। लगभग 50 लोगों ने अपने वक्तव्य, अपने विचार हमारे सामने रखे हैं और हम यही चाहते हैं। तो काम चिट्ठी से भी हो सकता था, मगर आप लोगों की उपस्थिति से एक मैसेज आता है। हमारे जैसे 75-80 साल के बूढ़े भी खून का दौरा करने लग गए हैं। मेरे लगभग 25 साथी यहाँ पर पधारे हैं। दिल्ली तो आंदोलनों की भूमि रही है, दिल्ली तो व्यापारी नेताओं की फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री आपके लिए समर्पित है और दिल्ली वाले तैयार हैं। और एक बात को फूकनी है, व्यापारी सम्मान जागृत हो है और हमारी समस्याओं का निदान हो। आने वाली पीढ़ियां हमें गाली की जगह सवाली दें, ऐसा हमें काम करके जाना है। मिश्रा जी चले गए, कुमार साहब चले गए, अनेक लोग चले गए। सन 78 की अभी बात कर रहे थे हमारे साथी, आपने बालकृष्ण स्तर की बात करी। मेरे 2-3 दिन पहले इनसे मेरी वार्ता हुई और मैंने निवेदन किया कि बाबूजी आप जरूर पधारना। आप जन्माष्टमी वाले बालकृष्ण जी के नाम से मशहूर हो। आप तो यही कहना है कि ये तो हम अलग जगह देंगे और भगवान ने चाहा तो जिस तरह से दालों की हमने समय सीमा कम करी थी, कपड़े पे हमने GST हटवाया था, इन सब लोगों के काम के लिए हम लोग तत्पर हैं और करेंगे तो भरेंगे भी और पाएंगे भी। हमारे को जो हमारे मंच पे हमारे नेता बैठे हैं, गोपाल दास जी, हमारे 41 साल पुराने मोहन गुरनानी जी चीनी के व्यवसाय थे और आज ये दिल्ली के हिंदुस्तान के 7 करोड़ व्यापारियों के दिलों पर राज करते हैं। नरेश अग्रवाल जी जैसा कोषाध्यक्ष हमें मिलना मुश्किल है। उन्होंने आज जो एक नई बात के जो हमें रोड मैप दिया है उसका पालन करेंगे। कुमार जी उन्होंने कमी पूरी कर दी है। 1.5 साल के अंदर हमने बहुत काम किया है और ये काम आगे बढ़ता रहेगा। अभी तो शुरू हुई है। अब भैरव प्रसाद जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपका एक परिचय दे दूं कि पिछली लोकसभा में आपको सर्वश्रेष्ठ बात MP का वो अवार्ड मिला था। एक से एक उपलब्धि है। हमारे मयूर जैन जी बैठे हैं, ये भी हमारे में जागृति पैदा कर देते हैं। रविंद्र राज तिवारी जी की बात आपने सुनी, हमारे राकेश यादव जी की बात सुनी, हेमंत गुप्ता जी तो जिस प्रकार से दिल्ली के व्यापारी को एकत्रित करने में लगे हुए इसकी एक मिसाल है। अनेक ऐसे लोग हैं, ध्वजाधारी हैं, हम इन लोगों का उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे। और मेरा ये भी आह्वान है कि आप भी हमारा सदुपयोग करें। आपको भी आप हम लोग को बताएंगे तो हम उस काम को पूरा करेंगे। और ये जो रोड मैप आप लोगों ने दिया है इसका अनुपालन करेंगे। बस एक थोड़ा सा निवेदन है कि हमारे जितने भी पत्र समाचार जाते हैं, हमारे कार्यक्रम जाते हैं, उनको थोड़ा सा पढ़ें और हमारे को आप अपने विचार बताएं, ताकि होती है कि मेरे बेटे बराबर ये काम इन्होंने कर रहे हैं, इन्होंने मेरा भार संभाला है और हम सबका व्यापारियों का सम्मान के लिए, गौरव के लिए काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों का बहुत एक बार धन्यवाद करता हूँ। अभी एक दिन वाकई कुछ हमें कुछ टेंशन थी, दूसरे विषय की थी, हालांकि ये बड़ा व्यक्तिगत मामला है और बाबूलाल जी का फोन आ गया और बाबूलाल जी ने अपने फोन पे कहा हमको
कोई बात नहीं थी व्यापार मंडल, तुम कुछ परेशान से दिख रहे हो। तो हमें पिताजी की याद आ गई और आज जिस प्रकार से जैन साहब ने कहा, वाकई उनके जाने के बाद भी हमें पिता तुल्य जैसे ये मिलते हुए हैं, जो मेजर मिर्जा इतना ध्यान रखते हैं, बिल्कुल लड़के की तरह प्यार देते हैं। इसलिए व्यापार मंडल आगे बढ़े तो समझो हमने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लिया। इन्हीं शब्दों के साथ में हम आमंत्रित करेंगे अपने चेयरमैन साहब को कि वो आवे और हम सब लोगों को आज की इस मीटिंग का क्या स्वाद है, क्या आगे हम लोगों को निर्देश है, ये संबोधित करने का। सम्माननीय राष्ट्र अध्यक्ष योगी श्री विजय प्रकाश जी जैन साहब, वरिष्ठ उपाध्यक्ष योगी माननीय गुरनानी साहब, वरिष्ठ उपाध्यक्ष माननीय धेनु प्रसाद जी, गोपाल प्रसाद जी, गोपाल दास जी और कानपुर से आए हुए मेरे साथी लोग, विशेष करके दिल्ली के ग्रैंड मर्चेंट एक्शन के प्रधान नरेश जी, राकेश जी, हेमंत जी और सुरेश जी खंडेलवाल और मेरे साथी लोग और रविंद्र जी, बहुत सारे नेता और जो मेन करके बालकृष्ण जी। देखिए, अभी आप सबने हमने एक एजेंडा बनाया था कि भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की कार्यकारिणी का गठन हो चुका है और कार्यकारिणी जो नई हुई है उसमें अभी एक आध दो तीन प्रांतों के लोग और कुछ लोग प्रतिष्ठित लोग रह गए हैं, उनको हम दोबारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। बालकृष्ण जी ने अभी हमारे जो 9 अगस्त को होने वाला है अधिवेशन राष्ट्रीय व्यापारी दिवस, उसके लिए 1 लाख रुपए की घोषणा की है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे साथ आए और अभी हाल ही में मनोनीत हुए रामावतार जी अग्रवाल ने 50,000 रुपये की घोषणा की है। मैं इनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और मेरे साथ आए कभी आपके उत्तर प्रदेश में डॉक्टर मनोज मुरारका को उत्तर प्रदेश व्यापार रत्न की उपाधि दी है। वो उन्होंने भी इस अधिवेशन के लिए 50,000 की घोषणा की। तो देखिए, एक निरंतर इसी प्रकार मैंने अभी हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं उनसे भी निवेदन किया है। अभी वो थोड़ी देर सोच रहे हैं, सोच करके बड़ा सा अमाउंट बताएंगे। हमारे घर पे आइए, हमारी मीटिंग होती है, हम सब आए हुए, अकेले को कोई अकेले का कोई नहीं है। हम लोग जाएंगे, पहले खाएंगे भी और फिर लेके भी आएंगे। चलिए, जो अभी जिन्होंने अनाउंस किया है, बाकी लोगों का भी मेरा यही निवेदन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप आर्थिक सहयोग करें ताकि आगे व्यवस्थाएं बढ़ सकें। एक बार मैंने अभी पहले मैं आर्थिक सहयोग के संबंध में कह चुका हूँ कि जो भी गवर्निंग बॉडी का सदस्य है उसे कम से कम 21,000 रुपये और अधिक से अधिक 51,000 रुपये की राशि देय है। तो कृपा करके जो भी गवर्निंग बॉडी के सदस्य हैं उनको अगर आपसे मिलने वाले हैं तो उनको सूचित कर दें, यहाँ आए हैं तो वो कृपया ध्यान रखें। जो भी ये बिंदु हमारे सामने थे उन पे अलग अलग लोगों ने अपने विचार रखे। बड़ा बढ़िया विचार आया जो लास्ट में ही आया भले कि हमें SMS करने चाहिए। ये एक बहुत ही बढ़िया विचार है कि हमारी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारों को SMS करना चाहिए। ट्विटर जहाँ तक प्रश्न है कार्यकारिणी के गठन और उसकी कर्तव्य और उनके उद्देश्यों का, हमारे पास सुझाव आए 6-7 कि राष्ट्रीय स्तर से प्रदेश स्तर पर, प्रदेश स्तर से जिला स्तर पर, जिला स्तर से तहसील स्तर पर हमें संगठन बनाने चाहिए और उनके हिसाब से बात करनी चाहिए। फिर हमें सुझाव आया है कि विभिन्न प्रकार के प्रकोष्ठ हम गठित करें। ये बराबर हमारे इसमें भी था कि हम प्रकोष्ठों का गठन करना चाहते हैं, हमारे एजेंडे में भी था।
तो वो सुझाव भी आज की मीटिंग में आया है और मैं मान के चलता हूँ कि शीघ्र ही ये नई जो कार्यकारिणी बनी है ये कई सारे प्रकोष्ठों का की रचना करेगी और अलग अलग लोगों को अलग अलग दायित्व दिया जाएगा और इस कार्य को मैं ये मान के चलता हूँ कि शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। दूसरी बात आई कि जहाँ तक एक पक्ष हमारा अभी कमज़ोर पड़ रहा है कि हम राजनेताओं से, क्योंकि एक ये ज़रूरी होता है कि हम अपने पक्ष पे लड़ाई लड़ें। जैसे बालकृष्ण जी ने कहा कि आपको मजबूत होना पड़ेगा, निश्चित रूप से आपको और हमको और मेरे को और सबको मजबूत होना पड़ेगा, पर उसके साथ साथ एक ये भी रहता है कि बराबर हम राजनेताओं से भी संपर्क करते हैं। राजनेताओं का मतलब क्या है? मतलब सीधा सा ये कि अगर मैं जीएसटी से संबंध रखता हूँ तो जीएसटी की काउंसिल के सदस्यों से, जैसे मेरे यहाँ राजस्थान में बराबर जो जीएसटी काउंसिल में आते हैं शांति धारीवाल जी, उनका संपर्क मेरे से बना रहता है। या तो उनका टेलीफोन आता है कि इसमें आगे क्या बोलना है, या मैं उन्हें बताता रहता हूँ। और एक बड़ा विस्तृत भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का क्या कहते हैं कि मेमोरेंडम भी तैयार हो चुका है, जो हम शीघ्र ही जारी कर देंगे जीएसटी के लिए। क्योंकि केवल आज की जो समस्या आई है, जीएसटी काउंसिल ने 5 चीज़ों पे 6 चीज़ों पे लगाया है, इसके अलावा भी प्रक्रिया से संबंधित हैं, जिसमें कहा गया है कि मान लीजिए ये रिटर्न इस तारीख को पेश होनी चाहिए, फिर हम बंद कर देंगे दरवाजे। मतलब क्यों बंद कर देंगे? अगर मैं लेट हुआ हूँ तो आपके यहाँ पेनल्टी का प्रोविजन है, तो पेनल्टी लो मेरे से, परंतु मैं रिटर्न मेरा जो अधिकार है उसको आप क्यों रोकते हो कि साहब जब नेक्स्ट खुलेगी तभी आपको दिया जाएगा। इसी तरह से एक हमने भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ही देन है कि ऑडिट खत्म करवाया गया, जीएसटी से ऑडिट खत्म करवाया गया। ये पूरा देश माना। मेरे पास में कम से कम भी 1000 मैसेज आए थे उस समय कि भाई ये बहुत ही बढ़िया बात हो गई। अब हम लड़ रहे हैं कि जो स्क्रूटनी है, जब आप जीएसटी में क्या क्या ले लेते हैं, आप खरीद ले लेते हैं, सेल ले लेते हैं, बेच ले लेते हैं और उसके बाद में खर्चे ले लेते हैं, और उस पर क्या क्या, जैसे मान लीजिए खर्चे हैं आपके तो कितने पे टैक्स संधारित है, ये सारी बातें आप मुझे अलग अलग रिटर्न 1, 2, 3 फिर वार्षिक ऐसा करके मुझसे भरवा लेते हैं। तो फिर स्क्रूटनी किस बात की? क्या करोगे स्क्रूटनी में? तो ये है भ्रष्टाचार का रास्ता, तो इसे भी बंद किया जाना चाहिए। तो ये कई सारे ऐसे मुद्दे हैं छोटे छोटे और जो है जिन पर टैक्स की मांग होती रही है कि इस पे टैक्स कम करिए, इस पे टैक्स ज़्यादा करिए, वो विस्तृत अब मैं अभी चर्चा नहीं करूँगा। कह रहा हूँ कि आज के जो मुद्दा आया था, एक जो जीएसटी काउंसिल में 2-3 चीज़ें और की हैं जीएसटी काउंसिल ने। एक तो अभी मेरे एक साथी बोल भी रहे थे कि होटल का कमरा 1000 रुपये का है तो उससे नीचे 18% लगेंगे। मतलब हर आदमी, एक आम आदमी, मतलब मिडिल क्लास वर्ग, और मैं तो कहता हूँ कि जितने भी बड़े बड़े जो जिनको हम कहते हैं कि मल्टीनेशनल्स, इनके भी एम्प्लॉय उसी रेंज में आकर के ठहरते हैं। मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, दिल्ली तो ज़्यादा है किराया, परंतु बाकी और प्रांतों की बात कर रहा हूँ। तो उस पर भी उन्होंने 18% किराया संधारित कर दिया, ये गलत है। कोयले पर और तेल पर उन्होंने लगा दिए, बैरिकेड लगा दिया कि आप जो आपकी पैकिंग है उस पर जो आपको 18% देना पड़ता है उसका रिफंड आपको नहीं मिलेगा। तो ये भी एक बहुत ही दुखदायी बात है। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर, चाहे वो कोई भी प्रोड्यूस हो, उसकी मशीनरी पर, चाहे वो मशीनरी क्लीनिंग, ग्रेडिंग या पिसाई करती हो, कोई भी तरह की मशीन हो, उस पर भी उन्होंने 5% से 18% कर दिया है। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये भार वही कुल मिला करके, ऐसा समझ लीजिए जो मेरा छोटा छोटा व्यापारी है, जो मेरे छोटे उद्योग हैं, उन पर पड़ने वाला है। C1 उन्होंने कहा कि मेट्रोलॉजी एक्ट के अनुसार जो फूड ग्रेन की परिभाषा है, उस परिभाषा को हम ब्रांडेड से अनब्रांडेड करते हैं और प्री पैकेजिंग एंड प्री लेबलिंग पर हम टैक्स संधारित करते हैं। यानी कुल मिला के ये हुआ कि चाहे गेहूँ हो, चाहे दाल हो, चाहे चावल हो, और चाहे आटा हो, और चाहे और दूसरी चीज़ें हों, चाहे उसमें शहद भी उन्होंने शामिल किया है, मुरमुरे भी शामिल किए हैं,
दूध भी शामिल किया है, छाछ भी शामिल की है, कई सारे जो है वो उस मेट्रोलॉजिकल एक्ट वो क्या है, वो FSSAI से नरेट है, FSSAI से लिया गया है। तो FSSAI ये कहती है कि पैकिंग में ही माल बिकेगा, बिगर पैक के आप माल नहीं बेच सकते। अब जब बिगर पैक के माल ही नहीं बेच सकते, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मंडी में किसान माल लेके आया, ढेरी होकर बिकता है, ढेर हो गया वहाँ तक टैक्स नहीं, और ढेर होकर के जैसे ही बैग में डाला, बैग में डलते ही टैक्स चालू, पैकिंग हो गई। और फिर पैकिंग वो कहता है मैंने तो पुराना बारदाना डाला कि नया बारदाना डाला। पुराना बारदाने पे दुनिया भर के लेबल लगे हुए रहते हैं, किस किस को रजिस्ट्रेशन कराएं, अनरजिस्टर्ड कराएं, रजिस्ट्रेशन कराएं, क्या समझाएं। पैक हो चुका, बोरी के टाँका लगा, चाहे वो कच्ची लगी चाहे पक्की लगी। कई कहते हैं कि साहब तो कच्ची सिलाई है, पक्की सिलाई, कोई सी सिलाई हो, पैक हो गया। पैक होते ही लेबल लगते ही, लेबल पे नया बारदाना है तो वो उसको कहेगा कि भाई आप कौन सा गेहूँ इसमें है, आर्मी है या 308 है या सोनालिका है, ये तो कम से कम लिख दीजिए। तो ये लिखते ही हो गई। यही कहानी चावल मिल की है। चावल मिल में धान गया, धान में गया चावल मिल में, अब वो पैकिंग करेगा, चावल तो पैक करके पैक करो, पैक होकर के बिकेगा। जब पैक हो गया तो आप उससे चार्जेस लग गए। दाल मिल में दाल बनी, पैक हो गया, चार्जेस लग गए। अब कहता है कि साहब आपकी तो छोटी छोटी चक्कियाँ हैं, उन छोटी छोटी चक्कियों को तो टैक्स लगता ही नहीं है, वो तो टैक्स के दायरे में नहीं आती है। मैं ये कहता हूँ कि जब मंडी में उसने गेहूँ खरीदा, वो आदमी तो करोड़ 2 करोड़ की सेल करता है, तो फिर वो सेल्स टैक्स के दायरे में आ गया, आपके GST के दायरे में आ गया। तो ये जो दायरा बढ़ा, इस दायरे को सीधा जो चक्की वाला है, बेचने वाला, नीचे का तबका जो, या फिर मोदी की दुकान जो आपके हज़ारों चीज़ें रखता है, आटा भी रखता है, मैदा भी रखता है, सूजी भी रखता है, गुड़ भी रखेगा, आपकी पेंसिल भी रखेगा, कॉपी भी रखेगा, मतलब क्या चीज़ नहीं रखता हो, उसके यहाँ वो पैक होकर के बिकेगा। तो वो आदमी भी उस GST के दायरे में आ गया, उसको भी GST उस मंडी में बैठे हुए व्यापारी को देना पड़ेगा, उस चावल मिल वाले को देना पड़ेगा, उस दाल मिल वाले को देना पड़ेगा। अल्टीमेटली फिर वो आया कहाँ से, फिर वो की वही स्थिति आकर के उपभोक्ता पर भी पड़ गई। उपभोक्ता 40 रुपये का थैली लेके आता है आटा। ऐसे कितने लोग हैं? 55 करोड़ ऐसे लोग 55 करोड़ हैं जो थैली ला करके, आटे की 5 किलो की थैली ला करके ऐसी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और इन सबको ऊपर स्थिति ये हो गई कि वो सब के सब इस GST की दायरे में आ गए। मंडी में एक पल्लेदार सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, 400 रुपये कमाता है, और उसको फिर वो शाम को अपना आटा भी खरीदता है, तेल भी खरीदता है, सब्जी भी खरीदता है, वहीं बैठ के बनाता है, खाता है। उसको कोई किसी तरह का जो कहते हैं ना कि ये छूट मिल रही है अनाज की, वो छूट भी उसको नहीं है। हाँ ठीक है, मान लीजिए उसको तो गैस का सिलेंडर भी से जब बात हुई मेरी, मैंने पहले बात की महाराष्ट्र से, गुरुनानी साहब विराजे हुए, इनके ग्रोमा बड़ी वो है, तो ग्रोमा में शरद मालू जी आज की तारीख में अध्यक्ष हैं, वो पूरे बॉम्बे के अध्यक्ष हैं। उनसे मैंने बात की कि आप क्या सोचते हैं? बोले जी ये तो उसके बिकेगा नहीं, बिकेगा तो जो छोटी छोटी मिलें थी उनको भी ब्रांड में आना पड़ेगा। तो ब्रांड में आए चाहे नहीं आए, उनको GST के दायरे में तो आना ही पड़ेगा। इसी तरह से आपके जो आटा मिलें थी उनकी स्थिति आ गई, ऐसे कैसे दाल मिलें उनकी स्थिति आ गई। फिर मैंने बात की हमारे हरियाणा के लोग बैठे हुए हैं यहाँ, हरियाणा के अशोक गुप्ता जी से, वो वहाँ के प्रधान हैं इस ग्रेन मार्केट के। अशोक जी पूरे हरियाणा के प्रधान हैं, उनसे मैंने चर्चा की, तो चर्चा में यही आया कि उनको कि साहब जो आप निर्णय लेंगे ये डिसीजन बिल्कुल गलत हुआ है, और 11 तारीख की आपकी जो राष्ट्रीय कमेटी निर्णय लेगी उसको मानने के लिए हम भी तैयार हैं। इसी तरह से मैंने पंजाब में बात की, वहाँ पंजाब में विजय कालरा जी हैं और रघुवीर चीमा जी हैं, 2 अध्यक्ष हैं। उन दोनों से मेरी बात हुई और उनकी भी यही कहना है। मध्य प्रदेश के गोपाल दास जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे मेरी बात हुई। एक मीटिंग माननीय नरेश जी गुप्ता साहब ने यहाँ मेरे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन भी कर रहे थे, उस समय इनसे भी मेरी चर्चा हुई कि भाई हम और आप ये जो सही कह रहे हैं कि ये जो बातें हो रही हैं ये गलत है। बंगाल में मेरी
बात हुई है तारकनाथ जी से, उन्होंने कहा कि जो आप डिसीजन लेंगे वो डिसीजन हम सब मानने के लिए तैयार हैं। स्टेट अपने अपने ज्ञापन दें और चाहे वो कलेक्टर के थ्रू जाए, चाहे वो अपने मिनिस्टर जो जीएसटी काउंसिल का वो उसके थ्रू जाए और क्षेत्रीय मिला के ये है कि ज्ञापन देना है, प्रधानमंत्री जी के नाम देना है और माननीय सीतारमण जी के नाम देना है। ज्ञापन देना, ज्ञापन आप संबंधित को जी जो जहाँ तहसील पे बैठा हुआ है वहाँ बैठा हुआ है वहाँ। और 16 तारीख को यदि फिर भी केंद्र सरकार, हम आज ही केंद्र सरकार को नोटिस भेजें कि केंद्र सरकार अगर 16 तारीख तक ये जीएसटी काउंसिल द्वारा लिए हुए निर्णयों को वापस नहीं लेती है तो 16 तारीख को पूरे इंडिया की दाल मिले, पूरे इंडिया की मंडियां 7,300, दाल मिले 13,000 और 9,600 आटा मिले और 8,000 आपकी दूसरी जो ये है वो फैक्ट्रियाँ सब अपना एक दिन का व्यापार बंद रखें। क्या हम इस प्रस्ताव को पास करते हैं? तो कुल मिलाकर के इसका ये प्रस्ताव तैयार है, प्रस्ताव तैयार है। अभी मुकुंद जी इसको पढ़ के सुनाएंगे। सभी एसोसिएशन 14 तारीख मैं हमारे यूपी में 14 तारीख को ज्ञापन और 15 तारीख को धरने की हम लोगों ने ऑल इंडिया फूड ग्रेन डीलर्स एसोसिएशन वो एग्जिस्ट कर रही है। अब वैसे तो मैं नाम का ही हूँ, पर उसका मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ नाम का ही, क्योंकि उस समय से जब से बनाया गया हूँ तब से एक ही फंक्शन हुआ था। राधा मोहन जी उसमें आए थे, उस समय फूड मिनिस्टर थी राधा मोहन जी, यहीं पे आए थे, वो बस वही आए थे। उसके बाद में फिर उसमें और कोई मीटिंगें भी नहीं हुई हैं और उससे आगे कुछ बढ़ भी नहीं पाया है। उसको भी हम शीघ्र ही नरेश जी की सहायता लेकर के उस कदम को भी आगे बढ़ाएंगे। ये निर्णय है कि जीएसटी हो चाहे एफएसएसआई, एफएसएसआई भी एक बहुत बड़ा संकट का विषय हो गया है। हमने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी से करीब 17-18 मीटिंग भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने की और जब उस समय के जो थे मिनिस्टर यानी जेपी नड्डा साहब, उनके सामने ये तय हो गया था कि अनाज मंडियां इससे उसमें मुक्त रहेंगी, परंतु उन्होंने जीएसटी काउंसिल को भेजा, जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड करके गवर्नमेंट को भेजा था, पर उसके बाद में नहीं हो पाया। और उसके बाद में जब ये दूसरे अभी जो मंत्री हैं हमारे मनसुख जी, उन्होंने मुझे एक लेटर भेजा है। उस लेटर में कहा है कि ये इतने बिंदु, आपके 17 बिंदु थे, इनमें से ये है। तो हमने उन्हें वापस से पत्र लिखा है कि आप दोबारा से एक मीटिंग बुलाइए अपने स्तर पर और अपने अधिकारियों को बुला लीजिए। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का प्रतिनिधित्व वहाँ आ जाएगा और उसकी चर्चाएं होंगी। एक आवश्यक वस्तु अधिनियम ये कई बार लड़खड़ा चुका, कई बार बंद हो चुका और फिर वापस से चालू हो गया। आज की स्थिति ये है कि स्टॉक तेल और तिलहन पर राष्ट्रीय स्तर पर स्टॉक सीमा लगा रखी है। हमने अभी उनको पत्र लिखा है कि सम्माननीय, भारत 1,45,00,000 टन तेल आयात करता है और 100 लाख टन तेल यहाँ पैदा करता है। उसमें सरसों भी है, उसमें मूंगफली भी है, उसमें सोयाबीन भी है, उसमें सूरजमुखी भी है और दूसरे तेल भी हैं, तिल भी है, ये भी है। उसके बावजूद हम बराबर ये कहते आए हैं कि भाई सरसों के तेल के भाव सबसे नीचे हैं, मूंगफली का तेल नीचे चल रहा है आपके इस आयातित तेल पाम ऑयल से, फिर किस बात की आप स्टॉक सीमा लगा रहे हैं? परंतु अभी उपभोक्ता मामला के जो माननीय मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब, उनको चिट्ठी लिखी है, दोबारा से उनको लिखा है, रिमाइंडर दिया है कि आप इस स्टॉक सीमा को तत्काल प्रभाव से वापस लें। आज की सभा भी ये निर्णय करती है
कि इसे शीघ्र से शीघ्र इस स्टॉक सीमा की जो लागवती है उसको समाप्त करवाया जाए या व्यापारी कल्याण आयोग का गठन केंद्र सरकार करे। पर हमने कम से कम 6 स्टेट्स की स्टडी करवाई, बहुत ज़्यादा लाभ व्यापारियों को नहीं मिल पाया। कारण है इसका, कारण ये है कि जैसे ही गठन होगा तो पॉलिटिकल लोग बैठते हैं उसमें। जो अभी हमारे एक साथी कह भी रहे थे कि मध्यम वर्गीय ट्रेड और इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व उसमें नहीं होता, तो हम कहते हैं कि आप व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन कीजिए, परंतु उसके साथ मध्यम वर्गीय एमएसएमई ट्रेड और इंडस्ट्री को उसमें शामिल कीजिए। अभी मौजूदा स्थिति में एमएसएमई की परिभाषा केंद्र सरकार ने बदली है और हमारा ये था कि कोरोना में बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई है, बहुत सारे व्यापारियों को, वो चाहे कपड़े का व्यापार करता हो, चाहे लोहे का व्यापार करता हो, तांबे या बर्तन का करता हो, या चाहे क्या बोलते हैं प्लास्टिक का व्यापार करता हो, उन सबको तकलीफ हुई है और उस तकलीफ का निदान किया जाना चाहिए। तो उसमें कुछ छूटें इंटरेस्ट में, कुछ ईएमआई में उन्होंने देने की कोशिश की है। करीब 76,000 करोड़ का बजट भी सरकार लेके आई थी, परंतु बड़ा कष्ट का विषय है कि एक भी व्यापारी को, मैंने 3 महीने का पूरा अध्ययन करवाया है, एक भी व्यापारी पूरे राष्ट्र का उससे लाभान्वित नहीं हुआ है। तो हम के ठेले बनवाना चाहते हैं तो 1 साल का कम से कम समय दीजिए, तब जाके ये जो दुकानदार हैं, ये जो छोटे छोटे उद्योग हैं, ये इस श्रेणी में आ पाएंगे। परंतु मेरे ख्याल से भूपेंद्र यादव इसके मंत्री हैं, उनसे मैं चर्चा के लिए हमने समय भी मांगा है, तो मैं मान के चलता हूँ कि चर्चा तो होगी, परंतु मुझे जो बताया गया है कि साहब ये माननीय प्रधानमंत्री जी की फ्लैगशिप योजना है, तो इसलिए आपको इसको वापस करवाने में बहुत दिक्कत आएगी। हमने कहा वापस नहीं करवाना चाहते, हम भी चाहते हैं कि पर्यावरण शुद्ध रहे, हम भी चाहते हैं कि पर्यावरण में पूरी शुद्धता हो, क्योंकि अगर पर्यावरण शुद्ध है तो हमारा जीवन है, अगर उस जीवन को हम शुद्ध नहीं रखेंगे तो हम भी उतने ही भागीदार हैं शुद्धता के करने के लिए। परंतु एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में अचानक व्यवधान ला देना ठीक नहीं है। ये पेट भजन नहीं होता, संगठन मजबूत होगा पैसे से, सब लोग पैसे का योगदान करेंगे तो संगठन मजबूत होगा, नंबर 1। नंबर 2 बात यह कि हमारी जो भारतीय उद्योग व्यापार मंडल है, इसके ऊपर भारत सरकार के किसी भी आदमी का हाथ में कोई नेतृत्व नहीं ऊपर से, क्योंकि भारत जैसे कैट चल रही है, कैट के ऊपर भारत सरकार का पूरा हाथ है, उनको सारे मंत्री सबको टाइम देते हैं। दिल्ली की CTI चल रही है ब्रजेश गोयल की, उसके ऊपर उनका हाथ है, वो कभी पार्लर वालों को ले आते हैं, कभी ब्यूटी पार्लर